हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 के बहुत सारे वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में आपके सामाजिक ज्ञान के इतिहास के अध्याय 4 औद्योगिकीकरण का युग। यहां से शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तो औद्योगिकीकरण का युग, इसमें एक ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव और एक अति लघु उत्तरी 7 अंक का पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। हम पूरे पार्ट को इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। पूरा पार्ट 2 अंक, 2 ऑब्जेक्टिव के लिए, अति लघु उत्तरी के लिए और लघु उत्तरी के लिए सारे प्रश्न बैंक के हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आखिरी तक बने रहिए। अगर आपने थोड़ा भी स्क्रिप्ट करा है तो 2-3 प्रश्न निकल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न 20 है और 20 ऑब्जेक्टिव है। तो थोड़ा सा आप लोगों को समय जरूर लगेगा, पर बहुत जोरदार वीडियो आने वाला है। 7 अंक मतलब पास होने के लिए बहुत अच्छे नंबर होते हैं। यहां से आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा इस पाठ से। तो ये शुरुआत करते हैं अध्याय 4 की, औद्योगिकीकरण का युग, इतिहास का अध्याय 4। सबसे पहला है, किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की थी? तो उसका नाम था E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं प्राच्य। इंग्लैंड प्रिंटर्स में तो जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? हुई थी 26 जनवरी 1901। चुनट्टों के सहारे कपड़े को समेटने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? फुलर। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरगिब्स। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया था? जमशेदपुर। तो ये एक वाक्य के उत्तर हो गए हमारे। आगे देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने तैयार की। 1890 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो 1840 के दशक तक इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो 3 सही विकल्प और 6 एक वाक्य में उत्तर। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे। किसने लगाया था? सेठ हुकुमचंद ने। सेठ हुकुमचंद ने लगाई थी। वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को कहते हैं लेबल। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे जाबर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किए थे गुमास्ता। 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर की तस्वीर छपी थी भगवान विष्णु। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग के कार्य के लिए करते थे ऊन कताई। तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान। अब देखते हैं सही जोड़ी। सबसे पहला स्टेपलर। स्टेपलर का है बी, ऊन छाटने वाला। फुलर, चुनट्टों को समेटने वाला। गिल्टस, गिल्टस होता है
ये आएगा उत्पादकों के संगठन, स्पिनिंग जेनी, वो आएगा ऊन कटाई मशीन। द्वारकानाथ टैगोर, यह आएगा आपका जहाज निर्माण। द्वारकानाथ टैगोर जहाज निर्माण। 1 2 3 4 5 6। भाई भोसले, सॉरी द्वार एक छूट रहा है हमारा, कोडिंग छूट गया था, वो आएगा, इसका आएगा ऊन कताई। पांचवा, और भाई भोसाले ट्रेड यूनियन लीडर, ये सातवां। इसके बाद देखते हैं सत्य में देखिए, सत्य 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था, बिल्कुल सत्य। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे, सत्य। प्रश्न भी है इसका, पीछे मिलेगा। जमशेदजी जीजी भोया एक पारसी बुनकर के बेटे थे, सत्य। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया था, असत्य। उन्होंने आयरन कंपनी खोली थी। टाटा लोहे का सामान बेचते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, असत्य, बढ़ा था। इसके लिए भी एक प्रश्न है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ये 2 प्रश्न तो ये, और शेष सभी प्रश्नों के उत्तर हम आप लोगों को इनके आंसर भी दे रहे हैं। आप प्रश्न देख लीजिए पहले, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आप लोगों को अब पढ़ाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई कताई की मशीन थी। इसके द्वारा एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था, मतलब एक ही मजदूर से सारा काम हो जाता था। दूसरा, फ्लाइंग शटल क्या है? यह रस्सियों और पुलिंग के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है जिनका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब यहां पे क्या होता है कि कम मजदूर से ज्यादा काम लिया जा सकता था, उन मशीनों के नाम है ये। आगे देखते तीसरा। तो तीसरा प्रश्न है, ईटी पाल कौन थे? यह एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था जिसने 1900 में एक संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। गुमास्ता कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकर पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहते हैं। गुमास्ता के 2 कार्य लिखो। पहला, बुनकरों पर निगरानी रखना, और दूसरा, माल इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। तो ये आपके प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्रमांक 6, जाबर कौन थे? जाबर 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वासी कर्मचारी रखते थे जिन्हें जाबर कहते थे। मतलब नए मजदूर भर्ती करने, उनके लिए क्या है कि पुराने मजदूरों को उससे ऊपर काम पे लगा देते थे, वो क्या कहलाते थे? जाबर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, जमशेद जीजी भोए कौन थे? जमशेद जीजी भोए एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का विशाल बेग था। तो ये हो गया जमशेद जीजी भोए कौन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या है? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार इस चरण को आदि या पूर्व औद्योगिकीकरण का नाम देते थे। मतलब काम तो होता था पर वो उसके लिए कोई उद्योग नहीं था, कहीं पे भी उत्पादन कर लेते थे और वो काम चला लेते थे। अगला देखते हैं, जाबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे? जाबर मजदूरों से काम के बदले पैसे
वह तोहफों की मांग करने लगे। मतलब वो कह रहे थे कि अगर आपको काम करना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, तोहफे देना पड़ेंगे। और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। अगला प्रश्न है 10वां, कि सभी पे करना है आपने को, तो एग्जाम में आता है तो 2 का पूछेगा वो। स्टेपलर कौन है? स्टेपलर एक ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या उनको छांटता है। फुलर एक ऐसा व्यक्ति जो पुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। कर्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कटाई के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बड़े वाले। अब बड़े प्रश्न देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर के हिसाब से। हमने इनको बहुत छोटा करने के लिखा है, ज्यादा बड़ा नहीं दिया है। ये आपको जरूर मेरी राइटिंग में ज्यादा लाइन में दिख रहे होंगे, पर जब आप इनको याद करोगे तो बहुत ही सरल है। जब उद्योगपति ने लेबल का भारत में प्रारंभिक इतिहास, लेबल मतलब किसी भी कंपनी का नाम लिखा हुआ, स्टिकर चिपका हुआ, विज्ञापन होना, वो क्या कहलाता है? लेबल। आप लोगों ने देखा होगा सामानों के ऊपर लेबल लगे हुए आते हैं। जब उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू करा तो कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाने लग गए थे। लेबल से खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चलती थी। लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक था। लेबल पर शब्द अक्षर ही नहीं, फोटो भी बने होते थे और लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं के फोटो होते थे। कृष्ण सरस्वती की तस्वीर का फायदा यह होता था कि विदेश में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। जैसे अपन भी कहते हैं ना, कोई सामान लेके आते हैं तो कि यार वो फलाना फोटो मंडा होगा उसके ऊपर, वो लेके आ जाना। तो ऐसा फोटो वगैरह लगा देते थे जिससे लोगों को पहचान करने में, सामानों की या कंपनी की पहचान करने में दिक्कत न हो। व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का महत्व। अगला प्रश्न है, व्यापार क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापन है। तो ये सीधी सी बात है, देखो विज्ञापन के बिना कुछ नहीं होता। आज मान लो मैं भी मेरा यूट्यूब चैनल चला रहा हूं तो हर वीडियो के पहले मैं आप लोगों से बोलता हूं कि चावड़ा सर लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप चावड़ा सर लेक्चर पे वीडियो सुन रहे हो। या मैं मेरी कोचिंग की बात करूं तो मैं मेरी कोचिंग पे बाहर होर्डिंग्स वगैरह या जो भी चीज हम लगाते हैं या एडवर्टाइजमेंट के लिए पैम्पलेट से, देखिए ये यही पैम्पलेट्स के पीछे ही मैं लिख रहा हूँ। मेरी कोचिंग का पैम्पलेट्स ही है ये, एमोरल कोचिंग क्लासेस। तो ऐसे हम हमारा एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट वाला एडवर्टाइजमेंट जो करता है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पिछले अन्य वर्षों में बहुत टॉप रिजल्ट दिया है। 95% हमारा टॉपर 2018-19 में रहा। 19-20 में भी रिजल्ट बढ़िया था, पर कोविड के कारण पैम्पलेट्स नहीं छपे थे और 2020-21 में एग्जाम नहीं हुई थी। बाकी बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है। हमारे 11-12 साल हो चुके हैं हमको पढ़ाते पढ़ाते। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात विज्ञापन की चल रही थी कि व्यापार के क्षेत्र में विज्ञापन का क्या महत्व है। तो नए उपभोक्ता को पैदा करने का एक तरीका विज्ञापन का है। यह लोगों की सोच बदलता है और आज हम एक ऐसी दुनिया में है जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबार, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, दीवारों पे, टेलीविजन में, सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। औद्योगिकीकरण से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादकों के बाजारों को फैलाने में और उपभोक्ता संस्कृति रचने में विज्ञापनों का बहुत योगदान है। मतलब विज्ञापन से ही हमें पता चलता है कि किसी चीज की कितनी बाजार में प्रचलन है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई नई चीज बाजार में आई है। ठीक है, आगे अगला देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो पहले मैं मेरी हिसाब से समझा देता हूं इसको। औद्योगिक उत्पादन इसलिए बढ़ा था क्योंकि जो अमेरिकी कंपनी थी या जो ब्रिटिश कारखाने थे वो तो सिर्फ सेना को सामान ही बनाते थे। तो भारत में क्या छोटे छोटे बाजारों में या गलियों में या घरों में सामान बनना शुरू हो गए थे और वो भी लोग छोटी छोटे फैक्ट्रियां चालू हो गई थी भारत की, जहां पे वो फौज के लिए कपड़े वगैरह बनाते थे। वही बात दे रखी है यहाँ पे। भारत का औद्योगिक विकास प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत धीमा था, उसके बाद तेजी पकड़ी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरत पूरा करने के लिए युद्ध संबंधित उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में माल का आयात कम हो रहा था। भारतीय बाजारों को एक बड़ा स्थानीय बाजार मिल गया। भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजी के वर्दी, कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जिन व अन्य सामान बनाने लगा और नए कारखाने लगे, जिससे युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4,
19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपतियों मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? देखिए, पुराने समय में मशीनें इतनी बढ़िया नहीं होती थी, और होती थी तो महंगी होती थी, और जो श्रम था वो सस्ता था, मजदूर सस्ते मिल जाते थे, इसलिए नई तकनीक महंगी होती थी, इसलिए वो हाथ से काम करवाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत में काफी खर्च आता था, इसलिए हाथ से काम करवाते थे। और मशीनें उतनी अच्छी नहीं होती थी जितना कि निर्माताओं ने उनको बताया था कि ये अच्छी है, पर वो अच्छी नहीं होती थी, इसलिए वो हाथ से काम करवाते थे। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत में मैन्चेस्टर पहुंचने के बाद बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखो, जब कंपनियां हुई, विकास हुआ, तो सीधी सी बात है, लोगों को रोजगार मिलना कम हो गए, क्योंकि मजदूरों की संख्या कम हो गई, मशीनें लग गई। तो जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगा। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित इकाई पर आयात शुल्क वसूल करे, और जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरा, इस समय भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्या खड़ी हो गई। एक तो यह कि निर्यात बाजार ठहर गया, और दूसरा स्थानीय बाजार क्या होने लगा? सिकुड़ने लगा। तो ये दो बातें थी उसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, आगे देखते हैं। देखिए, सारे वीडियो बड़े नहीं होते हैं, वीडियो ये बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अति लघु उत्तरी और 3 नंबर वाले प्रश्न और ऑब्जेक्टिव सभी हैं, इसलिए ये वीडियो बड़ा है। आप धैर्यता बनाए रखें और वीडियो आगे देखते रहें। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण का बुनकर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कंपनी ने कपड़ा व्यापार को सक्रिय व्यापारी और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, और कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने और माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिनको क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। मतलब लोगों पे काम करने के ऊपर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गुमास्ता कहा जाता है। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकर को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी, और एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए जो कर्ज दिया जाता था, अब कर्ज कौन ले सकता था? कर्ज वही ले सकता था जिसको आप माल उसी को बना के दोगे। मतलब जो कर्ज देता है उसी को माल वापस देना है आपको, ये गुमास्ता वाले को ही देना पड़ता था। अगला प्रश्न, बहुत से मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया? स्पिनिंग जेनी एक मशीन का नाम था जो क्या करती थी? सूत काटने का काम करती थी। तो बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई मशीन से चिढ़ते थे, क्योंकि नई मशीन आ गई है तो लोगों को कम काम मिलेगा, मशीन ज्यादा काम कर देगी। जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन आई तो हाथ से ऊन काटने वाले और इस मशीन पर हमला करने लगे। क्यों करने लगे वो हमला, या उसके चिढ़ने क्यों लग गए कि यार ये मशीन आ गई है, अब हमारा काम खत्म हो जाएगा यहां से। इन मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी, उससे काम भी तेजी से होने लगा, और मजदूरों की मांग भी घट गई, क्योंकि फिर अगर काम तेजी से होगा मशीन से तो लोग हाथ से काम क्यों करवाएंगे? एक ही मजदूर सभी तकलियों को एक साथ घुमा देता था और बहुत सारे धागे बनने लग गए थे, इससे उनका काम छिन गया था। इसलिए बहुत से मजदूर ने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया था। अगला प्रश्न, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई वस्तुएं क्यों पसंद करते थे? देखिए, ये ऑब्जेक्टिव भी था कि पसंद करते थे, एक तो हमने लिखा था सत्य है, तो ये पसंद क्यों करते थे उसका रीजन देखते हैं हम। उसके 3 कारण से वो लोग पसंद करते थे। पहला तो ये कि जो बहुत सारे उत्पादक केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे, और बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन, देखो बारीकी का काम हाथ से ही हो सकता है, मशीनें उस टाइम पे बारीकी का काम नहीं करती थी, बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों की ज्यादा मांग थी। दूसरा, हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। मतलब हाथ से बनी है तो उनने बढ़िया बनी होगी या मजबूत होगी, उनने अपना ध्यान रखा होगा उस हिसाब से। और हाथ से बनी चीजों पर फिनिशिंग अच्छी होती थी, क्योंकि उस जमाने में मशीनें इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है। एंड लास्ट प्रश्न, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, औद्योगिकीकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था,
बहुत सारे इतिहासकार इसे औद्योगिकरण का चरण मानते थे। यह औद्योगिकरण की तीव्रता प्रारंभ मानी जाती थी। मतलब उस समय में उद्योग नहीं होते थे, घर में ही छोटे मोटे काम से प्रोग्राम शुरू हुए थे जितने भी उद्योग के। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी तो बहुत सारे विषय के आने बाकी है वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।